हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। जैसा कि आपके वर्ग 3 के एग्ज़ाम 9 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं, देखा जाए तो लगभग 10 से 15 दिन का टाइम, मैक्सिमम 15 दिन का टाइम आपके पास है। तो ये टाइम अब कुछ नया पढ़ने का नहीं है, बल्कि जो भी हमने टॉपिक कंप्लीट किया है, जो भी पढ़ चुके हैं, जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करने का है। तो इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जो भी जैसे साइंस का है तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के क्वेश्चन लेके चलें, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक मैराथन क्लास चलाई है, मैराथन सीरीज चलाई है, जिसमें दो प्रीवियस क्लासेस डल चुकी हैं। ये हमारी मैराथन क्लास की तीसरी क्लास है। तो आपको मैराथन क्लास से जुड़ना है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं, निम्न में से कौन रसोई में रखे भोजन के खराब होने का कारण नहीं है? नमी की उपस्थिति, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, कीड़ों की उपस्थिति और खराब परिवहन। आंसर क्या हो जाएगा? खराब परिवहन। बाकी नमी की उपस्थिति, अगर नमी की उपस्थिति है तो भोजन जल्दी खराब होगा। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति कैसे? जो जैसे गीली चीज़ें होती हैं वो जल्दी खराब होती हैं, जो ड्राई चीज़ें होती हैं वो देर से खराब होती हैं, कुछ दिन वो रखी रह जाती हैं। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति है तब तो भोजन खराब ही होना है। कीड़ों की उपस्थिति, भोजन खराब होने के इनसे भोजन खराब ही होगा। तो खराब परिवहन ये भोजन के खराब होने का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाद्य संरक्षण सिद्धांत नहीं है? सूक्ष्म जीवों को मारना, सूक्ष्म जीवों की कार्रवाई में देरी करना, पोषक तत्वों और एंजाइमों को नष्ट करना, एंजाइम की क्रियाविधि को रोकना। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोषक तत्वों और एंजाइमों को नष्ट करना खाद्य संरक्षण का सिद्धांत नहीं है। सूक्ष्म जीवों को मारना, अगर हम सूक्ष्म जीवों को मारते हैं जो कि भोजन को या भी कोई भी खाने वाली चीज़ है उसको खराब कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों को मारेंगे तो उससे फूड सेफ होगा, खराब नहीं होगा। सूक्ष्म जीवों की कार्रवाई में देरी, कार्रवाई मतलब उनको इनएक्टिव नहीं होने देना, इनएक्टिव फॉर्म में रखना। जैसे कोई भी चीज़ हम पका के फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव थोड़े बहुत आ जाते हैं, पर वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं और फ्रोजन फॉर्म में आ जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की कार्रवाई में देरी करना, पोषक तत्वों और एंजाइमों को नष्ट करना, ये खाद्य संरक्षण का सिद्धांत नहीं है। पोषक तत्व तो और एंजाइम तो होने चाहिए, जो भी फूड है उसमें पोषक तत्व और एंजाइम तो का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी एंजाइम की क्रियाविधि को रोकना ये भी खाद्य संरक्षण का सिद्धांत नहीं है। अगर हम उसकी क्रियाविधि को ही रोक देंगे तो ये फिर खाने को खराब करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोषक तत्व और एंजाइमों को नष्ट करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में मौजूद है लेकिन आरएनए में नहीं होता है? साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल या फिर ए और बी दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? थायमीन। डीएनए क्या होता है? तो यह हमारे शरीर का आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए हमारे शरीर का आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यानी यह भी एक बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। पॉलीमर किसको कहते हैं? जो बहुत एक ही जैसे बहुत सारी संरचनाओं से बना हो। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। जो डीएनए है ये कुछ निम्न पदार्थ हैं, इनसे मिलकर बना होता है। क्या क्या है जिनसे डीएनए बना होता है? पहला हो गया शुगर, एसिड या फिर अम्ल और क्षार।
इनसे मिलके डीएनए बना होता है। अब शुगर में भी ये डीऑक्सीराइबोज प्रकार की पेंटोज शर्करा से बना होता है। ये पेंटोज शुगर का बना होता है। न्यूक्लिक, इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और कुछ नाइट्रोजनी इसमें क्षार पाए जाते हैं। इनके बारे में आगे देखते हैं। तो डीएनए क्या होता है? ये हमारे शरीर का आनुवांशिक पदार्थ होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बना होता है, इसीलिए इसको पॉलीमर या फिर बहुलक भी कहते हैं। अब डीएनए शुगर, एसिड और क्षार यानी बेस से मिलकर बना होता है। तो शर्करा में ये पेंटोज शर्करा पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। एसिड, इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है। और क्षार, इसमें बहुत सारे 4 प्रकार के, बेसिकली 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार इसमें पाए जाते हैं। 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जिसको लिखते हैं ATCG। ए यानी एडिनिन, टी यानी थायमीन, सी यानी साइटोसिन, और जी यानी ग्वानिन। तो डीएनए 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है, एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन, जिसको बोलते हैं ATCG। डीएनए का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित रूप में स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। ऐसे द्विकुंडलित रूप में इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है डीएनए का। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक जो प्लास्टिड होते हैं, तीनों में डीएनए पाया जाता है। अजीवाणु जो केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। ये ध्यान में नहीं रखना, ये देखना है कि केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड तीनों में डीएनए पाया जाता है। अब देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या होता है? तो जैसे डीएनए डबल हेलिक्स था, डबल हेलिक्स उसकी संरचना पाई जाती थी, तो आरएनए ये सिंगल हेलिक्स यानी एकल कुंडलित संरचना पाई जाती है। सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। आरएनए का, जैसे डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो इसमें भी बाकी सारे तो पाए जाते हैं, आरएनए में भी बाकी बेस पाए जाते हैं, बाकी क्षार पाए जाते हैं, बस थायमीन के स्थान पे यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? आरएनए में इसमें भी 4 बेस यानी 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एडिनिन, यूरेसिल, थायमीन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। तीसरा है साइटोसिन और चौथा है ग्वानिन।
ये आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एमआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए और तीसरा होता है टीआरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। ये जो एमआरएनए है, यह देखता है कि किस अंग को प्रोटीन की ज़रूरत है। ये सिर्फ ये देखता है कि किस अंग को प्रोटीन की ज़रूरत है, फिर वहाँ पे संदेश ले जाता है, वहाँ से संदेश लेकर आता है कि भाई इस ऑर्गन को, कोशिका में इस ऑर्गन को प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, संदेश वाहक का कार्य करता है। संदेश वाहक यानी मैसेंजर का कार्य करता है। आरआरएनए क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करवाता है। जब मैसेंजर आरएनए संदेश लेके आएगा कि भाई इस और कोशिका के इस ऑर्गन को अब प्रोटीन की ज़रूरत है, तो आरएनए क्या करेगा, आरआरएनए क्या करेगा, यह प्रोटीन का निर्माण करेगा, फटाफट प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लग जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, प्रोटीन का निर्माण करने लग जाएगा। और टीआरएनए क्या करता है, फिर इसको पैक करके फटाफट प्रोटीन का निर्माण करेगा और प्रोटीन के निर्माण करने के बाद उसको पैक करके दे देगा टीआरएनए को। तो टीआरएनए क्या करेगा, यह ट्रांसफ़र का काम करेगा, यानी ज़रूरतमंद तक पहुंचाएगा। ज़रूरतमंद जो हैं, जो ऑर्गन हैं कोशिका के, उनको पहुंचाएगा, उनको प्रोटीन पहुंचाएगा, प्रोटीन पहुंचाएगा। ऐसे तीनों लोग मिलके काम करते हैं। आरएनए के 3 पार्ट होते हैं। एमआरएनए क्या करता है, कोशिका में झांक करता रहेगा, कोशिका में देखता रहेगा कि कौन से कोशिका का प्रोटीन खत्म होने वाला है, इसको प्रोटीन, कोशिका के ऑर्गन को प्रोटीन खत्म होने वाला है। तो फिर उनको जब प्रोटीन खत्म होने वाला रहेगा तो ये संदेश लेके आएगा किसके पास, आरआरएनए के पास आएगा और बताएगा कि कोशिका के इस ऑर्गेनेल का प्रोटीन खत्म होने वाला है। तो आरआरएनए ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। फॉर्मेशन करने के बाद यह टीआरएनए के पास भेज देगा। टीआरएनए ज़रूरतमंद जो भी ऑर्गन है उसको प्रोटीन ले जाके पहुंचा देगा। तो कुल मिला के जो आरएनए का काम रहता है, तो ये कोशिका के प्रोटीन, मतलब कोशिका में प्रोटीन की पूर्ति का काम आरएनए का होता है। आरएनए का काम क्या होता है, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, का काम कार्य करता है। तो यही प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था कि डीएनए में ऐसा क्या होता है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार मौजूद होता है जो कि आरएनए में नहीं होता। तो आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली या फिर डीएनए। आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री ही राइबोसोम को कहा जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम जिम्मेदार होता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा ऑर्गेनेल होता है, सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स होता है। इसको पैलाडे ने खोजा था। इसलिए इसको पैलाडे कण भी कहते हैं, पैलाडे कण भी कहा जाता है। राइबोसोम ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें आरएनए पाया जाता है, तभी ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसमें आरएनए पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री या फिर कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन
इंजन भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था। थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह क्या होता है? यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है, ये श्वसन क्रिया को संपादित करता है, यानी श्वसन क्रिया को रेगुलेट करता है। एनर्जी का फॉर्मेशन भी करवाता है, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। ये श्वसन क्रिया को करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। खोज ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। ऑल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट ऑल्टमैन ने कहा था और सी वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में को देख लें, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा था और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है उसको सी वेंडा ने दिया था। ये भोजन का ऑक्सीकरण भी कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, तो एक दो कार्य और देख लेते हैं। ये कोशिका में श्वसन तो कराता है, भोजन का ऑक्सीकरण कराता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कराता है, और ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आरबीसी का जीवन चक्र कितना होता है? 50 दिन का, 180 दिन का, 120 दिन का या फिर 200 दिन का? तो आंसर हो जाएगा आरबीसी का जीवन चक्र 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति पानी के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी? उच्च तापमान, कम सतह क्षेत्र और कम हवा की गति? तो आंसर क्या हो जाएगा? उच्च तापमान। जब तापमान ज़्यादा होगा तभी पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। दो तीन कंडीशन होती हैं वाष्पीकरण की। अगर तापमान ज़्यादा है तब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। हवा की गति तेज है, अगर हवा की तेज गति है तो भी वाष्पीकरण अच्छा होगा, वाष्पीकरण तेज होगा। कम तापमान में वाष्पीकरण नहीं होता है। सतह क्षेत्र भी अगर ज़्यादा है, अगर मान लीजिए पानी हम लिए हैं, उसी को हम किसी सकरे बर्तन में या फिर ग्लास में भर के रखते हैं धूप में, तो उसका वाष्पीकरण जल्दी नहीं हो पाएगा। पर अगर उसी पानी को, उतने ही अमाउंट के वाटर को अगर हम थाली में या फिर किसी चौड़े बर्तन में रखते हैं जिसकी कि सतह क्षेत्र ज़्यादा हो, तो फिर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो वाष्पीकरण तीन चीज़ों पे, एक तो टेम्परेचर पे, तापमान पे निर्भर करता है, दूसरा सतह क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, और तीसरा हवा की गति पे। तो तापमान ज़्यादा होना चाहिए वाष्पीकरण होने के लिए, और सतह क्षेत्र भी ज़्यादा होना चाहिए, और हवा की गति भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? उच्च तापमान। कम तापमान पे नहीं होगा, कम सतह क्षेत्र में नहीं होगा, और कम हवा की गति में नहीं होगा। अगला प्रश्न है,
किसी दिए गए आयतन में मौजूद पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान, घनत्व, आयतन या फिर वजन। किसी दिए गए आयतन में मौजूद पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है घनत्व। आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस परिघटना के कारण ठंडा हो जाता है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपायरेशन या फिर बाष्पीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण के कारण घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें कि विलायक जैसे कि पानी के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रभावित होते हैं, प्रवाहित। क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें विलायक यानी पानी के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। इसमें अणु जो प्रवाहित होते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर, वह अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रवाहित होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से। डिफ्यूजन क्या होता है? इसमें ठोस, द्रव एवं गैस के अणुओं का अणु का हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना। हाई मतलब उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। डिफ्यूजन क्या होता है? ठोस, द्रव एवं गैस के अणु का हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र या फिर एरिया की ओर जाना। तीसरा है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? इसको बाष्पोत्सर्जन या बिंदु स्राव बोलते हैं। तो पौधे जड़ के माध्यम से जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसके जो एक्स्ट्रा वाटर है, यानी ज़्यादा अमाउंट में जो पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो उसको पत्तियों के स्टोमेटा यानी रंध्र के माध्यम से बाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ना ही ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो जड़ द्वारा, कलर चेंज कर लेते हैं, जड़ द्वारा एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर को पत्तियों के माध्यम से बाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन या फिर बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं है? ठोस, तरल, गैस या फिर ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ये पदार्थ की अवस्था नहीं होती। ठोस है, तरल है, गैस है। ठोस में अणु पास होते हैं, काफ़ी पास होते हैं, यानी इनमें अणुओं के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। फिक्स शेप, इनका साइज और शेप फिक्स होता है, साइज और शेप फिक्स होता है। आयतन भी फिक्स होता है, आयतन भी फिक्स होता है। पर जो तरल होते हैं, लिक्विड हैं, इनका साइज और शेप फिक्स नहीं होता,
आयतन फिक्स होता है, यानी 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर रहेगा, पर साइज और शेप फिक्स नहीं होता, क्योंकि जिस साइज या शेप के बर्तन में डालोगे उसी अकॉर्डिंग ये ढल जाएगा। जो गैस है इसका आयतन और साइज शेप कुछ फिक्स नहीं होता है। गैस का ना तो आयतन फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधातु नहीं हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, तांबा या फिर नाइट्रोजन? तो ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन ये अधातु हैं, तांबा अधातु नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम प्रश्न नहीं पे पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है, तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये तो अधातु होते हैं, पर तांबा अधातु नहीं धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम बेंजोएट? तो खाद्य परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई है? ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम? आंसर हो जाएगा माइक्रोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? द्रव्यमान, वेग, त्वरण या फिर बल? तो वेग, त्वरण और बल ये सदिश राशि होती हैं, द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम यह बतलाता है कि द्रव्यमान को बनाया या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है? न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय या फिर नष्ट किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, रिजर्व रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, AgNO3 यानी यह है सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, अगर इनकी क्रिया कराई जाएगी तो बनेगा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो जो इनके द्रव्यमान का जो प्रोडक्ट के यानी रिएक्टेंट के जो क्रिया कर रही हैं, इनके द्रव्यमान का जो योग होगा वही उसके प्रोडक्ट के भी द्रव्यमान का योग होगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रिएक्शन करके भले ही चीज़ दूसरी बन गई, पर इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, हैंग हो गया था थोड़ा। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न में जो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है और तृतीय नियम है, इसकी क्लास आपके प्लेलिस्ट में डली है, तो जाके देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी डिटेल से बताया है गति के पहले नियम को भी, दूसरे नियम को भी और तीसरे नियम को भी। तो भोजन के पाचन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भोजन के पाचन में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। अब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं? तो भौतिक परिवर्तन वो होता है, भौतिक परिवर्तन
फिजिकल चेंज वो होता है जो अपीयरेंस में चेंज आए, यानी उसके देखने में चेंज आए, पर उसके गुण में या क्वालिटी में कोई बदलाव ना हो। गुण में चेंजेस नहीं होते, गुण में कोई बदलाव नहीं होते, वो क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसमें अवस्था में बदलाव हो सकता है। अवस्था जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, या गैस से फिर डायरेक्ट सॉलिड हो गया, तो इसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, पर इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे सॉलिड से चेंज होना लिक्विड में, लिक्विड से चेंज होना गैस में, गैस से फिर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाना, या फिर लिक्विड से चेंज हो जाना सॉलिड में, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना। यानी जो भी ये परिवर्तन हो रहे हैं वो कैसे हैं? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं: बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, कागज का फटना, कपड़े का गीला होना, कपड़े का सूखना। ये सब क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ पिघल गया, पानी बन गया, पानी से वापस पे ये बर्फ में बदल सकता है, यानी उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस अवस्था में परिवर्तन हुआ है। कांच का टूटना, अब कांच का टूटना भी एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि कांच अगर छोटे छोटे टुकड़े में भी टूट जाएगा फिर भी रहेगा तो वो कांच ही, उसके मतलब गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो एक बड़ा कांच दिखाएगा वही एक छोटा टुकड़ा भी कांच दिखाएगा, तो कांच का टूटना भी एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में केमिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टी यानी गुण ही चेंज हो जाता है। इसमें रंग बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, स्मेल बदल जाती है, यानी उसकी सुगंध बदल जाती है। ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। स्मेल बदल जाएगी। किसी चीज़ का जलना, पाचन, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जैसे भोजन का पाचन, इसमें रासायनिक परिवर्तन में कुछ अलग ही प्रोडक्ट का निर्माण होता है, यानी ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसका गुण चेंज होकर कुछ अलग ही प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। भोजन का पाचन, भोजन का सड़ना, मान लीजिए लकड़ी का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा का निष्कासन होता है। ऊष्मा का निष्कासन यानी ऊष्मा निकलती है। अब कोई क्रिया होगी तो उसमें से ऊष्मा तो निकलेगी ही। तो रासायनिक परिवर्तन में रंग चेंज हो जाता है, स्वाद चेंज हो जाता है और स्मेल चेंज हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होती है, उसको हम वापस उसी प्रोडक्ट में नहीं ला सकते हैं, उसी रूप में नहीं ला सकते। तो हम देख लिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों के बारे में। तो भोजन का पाचन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन में नहीं देखा जाता? ऊर्जा में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा में भी चेंजेस आते हैं, रंग स्वाद में परिवर्तन आता ही है, साथ ही प्रेसिपिटेट यानी कुछ अवक्षेप का निर्माण होता है। जब क्रिया होगी तो कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट या फिर अवक्षेप का निर्माण होगा ही। तो ये तीनों रासायनिक परिवर्तन में देखा जाता है। तीनों जो क्रिया हैं ये रासायनिक परिवर्तन में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण का उपयोग कार और स्कूटर के टॉर्च हेडलाइट के रिफ्लेक्टर बनाने में किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या तो अवतल या तो उत्तल।
आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। कार और स्कूटर की टॉर्च हेडलाइट के रिफ्लेक्टर बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं कर सकती है? ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात? आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। ध्वनि निर्वात में जहाँ पे कोई वातावरण ना हो, कोई वातावरण ना हो, वहाँ पे गति नहीं करती है, गति नहीं करती है। ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, ठोस में सबसे ज़्यादा गति करती है, द्रव में उससे कम और गैस में उससे कम, पर निर्वात में ध्वनि की गति बिल्कुल नहीं होती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हम इतने ही प्रश्न देखते हैं, पर इसमें ये देखिए कि प्रश्नों की संख्या भले ही कम है, पर उसके आसपास का हमने डिटेल देखा है, जिससे कि लगभग एक प्रश्न के साथ हमने 3 से 4 प्रश्नों को कवर किया है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।